यहाँ पर जो हमने वेपर्स बनाया, जैसे कि ये सोल्यूशन बन गए ए और बी को मिक्स करके। जब ए और बी को मिक्स करके सोल्यूशन बना तो ऑब्वियसली वोलेटाइल सोल्यूशन है तो वो अपना वेपर्स बनाएगा। तो वेपर्स जो बनेगा उस वेपर का मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी हमें पता करना है। सोल्यूशन में मोल फ्रैक्शन कितना है बेटा? काई ए और काई बी, जो तुम पहले निकाल चुके हो पिछले क्लास में। लेकिन जो वेपर बना वहां पर जो मोल फ्रैक्शन होगा उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वाई ए एंड वाई बी, और उसको लिखते हैं मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। ये वाई ए वाई बी निकालना है, बताओ कैसे निकालें? महक समझ में आया ना मैं क्या पूछ रहा हूँ क्वेश्चन आपसे? सर एक बार रिपीट करेंगे प्लीज क्वेश्चन। मैंने बोला कि जो ए वोलाटाइल लिक्विड था और बी जो वोलाटाइल लिक्विड था उसको हमने मिक्स किया, मिक्स करके एक टम्बलर में डाला और उसको ढक दिया। ढकने के बाद ऐसा होगा कि जो सोल्यूशन है वो भी वोलाटाइल है। अगर सोल्यूशन वोलाटाइल है तो उसके वेपर्स बनेंगे। जो उसके वेपर्स बनेंगे उस वेपर्स का मोल फ्रैक्शन हमें निकालना है ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट का। सोल्यूशन में जो उसका वेपर्स, सोल्यूशन में जो मोल फ्रैक्शन है वो काई ए काई बी है, लेकिन वेपर्स के में भी ए और बी मौजूद होगा। तो वेपर्स में ए और बी कितना मौजूद होगा वो मोल फ्रैक्शन हमें निकालना है। कैसे निकलेगा? कुछ नहीं है, और अप्लाइंग डाल्टन फॉर्मूला। डाल्टन्स फॉर्मूला आप अप्लाई कीजिए। डाल्टन्स फॉर्मूला क्या कहता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो यहाँ पर हमने पार्शियल वेपर प्रेशर पीए ले लिया, मोल फ्रैक्शन जो है वो वाईए है, टोटल वेपर प्रेशर कितना है? पीटी है। तो यहाँ से हम वाईए निकाल सकते हैं। वाईए कितना आएगा बेटे? पीए बाई पीटी। और पीए यू नो इज द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट, जो कि राउंड्स लॉ से कितना आया था? पीए नॉट आईए, और पीटी आपने कैलकुलेट कर लिया था, पीए नॉट आईए प्लस पीबी नॉट आई बी। दिस इज द वैल्यू ऑफ YA, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A in the vapor phase. Mole fraction of component A in the vapor phase. इसी तरह YB निकालो, PB equals to YB into PT। तो YB कितना आ गया? PB अपॉन PT। PB कितना है? PB नॉट काई B अपॉन PA नॉट काई A प्लस PB नॉट काई B। लिखो जल्दी से। अगर इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? YA अपॉन YB इक्वल्स टू PA नॉट काई A अपॉन PB नॉट काई B।
और तुमको मैंने पढ़ाया था कि काई अपॉन काई बी Na अपॉन Nb भी होता है। जब कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़ाया था तो कहा था ना कि मोल फ्रैक्शन का रेशियो मोल रेशियो के बराबर होते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या, Pa नॉट Na अपॉन Pb नॉट Nb। अब लोग हाँ उसका साथ में बता रहे बताओ। सर मैंने नहीं उठाया। नहीं उठाया। नो सर। तो यहाँ तक हमने निकाल लिया कि जो वोलेटाइल सॉल्यूशन बनेगा, उस वोलेटाइल सॉल्यूशन का जो वेपर फेज है, जो वेपर्स बने, उस वेपर फेज में इंडिविजुअल कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन क्या होगा वो हम निकाल चुके हैं, उनका रेशियोज भी निकाल चुके हैं। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट में हमें एक सेकंड, वन अपॉन वाई वर्सेस वन अपॉन काई का हमें ग्राफ चाहिए। वन अपॉन वाई वर्सेस वन अपॉन काई का ग्राफ स्केच करना है। ये ग्राफ कैसा आएगा, इसका स्लोप कितना होगा और इसका इंटरसेप्ट कितना होगा, यही से निकालते हैं। तुमने अभी देखा y इक्वल्स टू Pa नॉट काई अपॉन Pb नॉट काई बी प्लस Pa नॉट काई। हमें वन अपॉन वाई चाहिए, तो वन अपॉन वाई की क्या करोगे, रेसिप्रोकेट कर दो, रेसिप्रोकेट द इक्वेशन। वन अपॉन वाई Pb नॉट काई बी प्लस Pa नॉट काई अपॉन Pa नॉट काई, ये आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। अब ऊपर वाले टर्म को अगर मुझे केवल काई के टर्म्स में लिखना हो ताकि वो कैंसिल हो जाए, तो वो क्या आएगा, काई के टर्म्स में मैंने सिखाया था तुम्हें, क्या आता है बेटा, Pb नॉट, अभी सिखाया था थोड़ी देर पहले, प्लस काई Pa नॉट माइनस Pb नॉट अपॉन Pa नॉट काई। ये सिखाया था ना आपको अभी थोड़ी देर पहले कि टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का अगर निकालना हो तो वो क्या होगा, अगर काई के टर्म्स में निकालना है तो Pb नॉट प्लस काई Pa नॉट माइनस Pb नॉट। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ो, वन अपॉन वाई इक्वल्स टू Pb नॉट अपॉन Pa नॉट काई प्लस, इसको इससे डिवाइड करोगे तो काई से काई कैंसिल, क्या आ गया, Pa नॉट माइनस Pb नॉट अपॉन Pa नॉट। और ये ग्राफ को अगर आप अच्छे से देखें, दिस इज y,
दिस इज mx प्लस c, आया ना? क्या इस ग्राफ को हम y इक्वल्स टू mx प्लस c से कंपेयर कर सकते हैं बेटा? यस सर। ओके, जैसे ही आपने y इक्वल्स टू mx प्लस c से कंपेयर किया तो पाया कि सर एक सेकंड रुको यार, two people are there in the waiting room and Vikas Kumar, one minute बेटा। हाँ जी, जब इसको y इक्वल्स टू mx प्लस c से कंपेयर करोगे इस इक्वेशन को तो आप पाओगे कि y कितना है 1/ya, x कितना है 1/xa, स्लोप कितना आएगा बेटा pv नॉट अपॉन pn नॉट, और इंटरसेप्ट कितना आएगा बेटा, ये c है, PA नॉट माइनस PB नॉट अपॉन PA नॉट। बिल्कुल, pn नॉट माइनस pb नॉट अपॉन pn नॉट। तो ग्राफ अगर हम बनाएं तो आप देख रहे हो स्लोप पॉजिटिव है और इंटरसेप्ट ऐसा है, तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, पॉजिटिव स्लोप एंड पॉजिटिव इंटरसेप्ट। ये थीटा एंगल, स्लोप इज m इक्वल्स टू tan थीटा which is pb naught upon pn naught, and this is the intercept value which is what c, और हम निकाल चुके हैं pn naught minus pb naught upon pn naught। आप चाहे तो एक क्वेश्चन पूछ सकते थे अभी कि सर ये इंटरसेप्ट पॉजिटिव होगा, इसकी क्या गारंटी है, क्योंकि ऊपर में तो माइनस आ रहा है pn naught minus pb naught, तो ये इंटरसेप्ट पॉजिटिव होगा बिकॉज हम ये मान के चल रहे हैं pn नॉट की वैल्यू pb नॉट से ज्यादा है, तो ये कंडीशन फॉलो होगा। इस ग्राफ को देखकर ये बताओ, ग्राफ को नहीं, ग्राफ बनाने की जो इक्वेशन यूज किए हैं उसको देख के ये बताइए वेपर फेज में कोई भी पर्टिकुलर कंपोनेंट रीच कब होगा? रीच मतलब उसकी वैल्यू ज्यादा कब होगी, सोच के बताओ। वेपर फेज में कोई कंपोनेंट रीच कब होगा? जल्दी सोच के बताओ रे भैया। सर जब PB नॉट बाय PA नॉट की वैल्यू मैक्सिमम होगी। अच्छा, कुछ और बात, कोई और बात है? सर मैक्सिमम ये तो मोल फ्रैक्शन है तो वो तो एक पर्टिकुलर वैल्यू फिक्स ही होगा, और सर PA नॉट भी बड़ा होना चाहिए। कुल मिला के अगर आप गौर से देखें इक्वेशन को, YA की वैल्यू ज्यादा तब होगी जब PA ज्यादा होगा, PA नॉट देख लो दोनों नीचे में है, तो YA की वैल्यू ज्यादा तब है जब PA नॉट की वैल्यू ज्यादा है। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? yes, तो मैं ये कहना चाहता हूँ YA की वैल्यू ज्यादा तब होगी जब PA नॉट ज्यादा होगा, और यहीं से एक रूल निकल के आता है जिसको बोलते हैं कोनो-वोलोव्स रूल। कोनो-वोलोव्स रूल कोनो-वोलोव्स रूल ये कहता है कि जो हम वोलेटाइल लिक्विड का सॉल्यूशन बना रहे हैं उसमें जिस वोलेटाइल लिक्विड का वेपर प्रेशर हाई है, ज्यादा है, उसी कंपोनेंट का वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन अधिक होगा, ज्यादा होगा।
बात समझ पाए कि नहीं मेरी आप? We have mixed two solutions of volatile liquid. Out of that, suppose component A has a higher vapor pressure PA naught greater than PB naught. Then in the vapor phase, the mole fraction of component A will be enriched because the vapor pressure of A is greater than the vapor pressure of B. क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? एक और वर्ड सर समझा दीजिए। लिखिए, डेफिनेशन लिख लो, पहले उसको लिख लो, कोनोवोलॉफ्स रूल क्या है, स्टेटमेंट लिखो। लिखेगा एट एनी फिक्स्ड टेम्परेचर, at any fixed temperature, the vapor phase is always richer, richer. The vapor phase is always richer in the more volatile component. The vapor phase is always richer in the more volatile component as compared to the solution phase. As compared to the solution phase. Or in other words, the mole fraction of the more volatile component, the mole fraction of the more volatile component is always greater in the vapor phase. Is always greater in the vapor phase. Is always greater in the vapor phase than in the solution phase. Than in the solution phase. क्या अब शायद समझ में आया मैं क्या बताना चाह रहा था आपको? मोर वोलाटाइल कंपोनेंट मतलब जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा है बेटा, उसका मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द सॉल्यूशन फेज। नाउ आई एम क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ओके, और यही इक्वेशन से हम समझ पा रहे हैं वाई की वैल्यू ज्यादा तब है जब पीए नॉट ज्यादा है, या यहाँ पर पीए नॉट ज्यादा है। अब देखो ना, ये वाई यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो डिनोमिनेटर की वैल्यू ज्यादा तब होगी जितने भी टर्म डिनोमिनेटर में है वो ज्यादा हो, और अगर पीए नॉट ज्यादा है तो का ये क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, का ये क्या होगा, कम होगा, या पीए नॉट ये यहाँ पर ज्यादा है। तो कुल मिला के लॉ ये कहता है, कोनोवोलॉफ्स रूल, कि the component having higher vapor pressure will be enriched in number of mole fraction in vapor phase than in the solution phase. I think now I am clear to everyone. Next. अब Pt equals to आपने लिखा था Pa naught plus chi b Pb naught minus Pa naught. Yes or no? अभी थोड़ी देर पहले सिखाया था तुमको मैंने। तो अगर मुझे ग्राफ स्केच करना हो टोटल वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन ऑफ chi b के बीच में, ग्राफ कैसा आएगा, y
ये C प्लस mx। मैंने आपको पहले कह दिया है कि पी ए डॉट की वैल्यू पीबी डॉट से ज्यादा है तो यहाँ स्लोप क्या होगा बेटा, नेगेटिव या पॉजिटिव? Negative. Negative. Very good. Slope will be negative somehow like this. Intercept will be positive. PA naught. ये जो लाइन लिया है हमने, this is PT versus IB. ये वैल्यू इंटरसेप्ट की है PA naught और स्लोप कितना है, नेगेटिव मोर देन 90। स्लोप कितना आ रहा है, PB naught माइनस PA naught। आपको और अगर PT को आप लिखें PB naught प्लस काइए PA naught माइनस PB naught, तो ग्राफ अगर आप स्केच करेंगे PT वर्सेस काइए, PT वर्सेस काइए, तो बताओ यहाँ स्लोप क्या आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। सर यहाँ पॉजिटिव आएगा। बिल्कुल, क्योंकि PA नॉट की वैल्यू ज्यादा है, एक थीटा लेस देन 90, स्लोप इज पॉजिटिव। वैल्यू आप निकाल चुके हैं, PA नॉट माइनस PB नॉट। इंटरसेप्ट की वैल्यू PB नॉट होगी यहाँ पर। PB नॉट आपको now next curve is ये वेपर प्रेशर है, यहाँ भी वेपर प्रेशर, और इस एक्सिस पे हमने मोल फ्रैक्शन लिया है। अब बोलोगे सर यहाँ दो एक्सिस क्यों आ गया? दो एक्सिस इसलिए आया बिकॉज हमें यहाँ पर मोल फ्रैक्शन A और B दोनों का एक साथ ले रहे हैं बेटा। तो यहाँ पर काई A सपोज 1 है तो काई B कितना होगा? 0। बोलो 0। यहाँ पर काई B कितना होगा? 1। और यहाँ काई A कितना होगा? 0। 0 क्योंकि काई A प्लस काई B कितना होता है बेटा? 1 होता है। ओके, अब मुझे बताओ कि अगर काई A की वैल्यू 1 है, काई B की वैल्यू 0 है, टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में कितना होगा? रख लो, PT इक्वल्स टू PA नॉट इनटू काई A 1 प्लस PB नॉट इनटू 0। कितना आ गया? PA नॉट आ गया। हाँ, मतलब ये वैल्यू PA नॉट। ठीक है, यहाँ देखो, अगर काई A की वैल्यू 0 है और काई B की वैल्यू 1 है तो टोटल वेपर प्रेशर कितना आएगा? PB नॉट आएगा। PB naught. PB नॉट आएगा। PA नॉट की वैल्यू ज्यादा है PB नॉट से, तो PB नॉट को यहाँ नीचे लिखता हूं मैं, ऐसे हो गया। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक समझ गया है? अब ये वेरिएशन कैसे हुआ? तो कुछ ऐसा, ये वेरिएशन लीनियरली ग्राफ अभी हम आपको सिखाए थे, टोटल वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ देखेंगे तो लीनियर कर्व आता है बेटा। देखो यहाँ भी लीनियर कर्व आ रहा है ना? ये कर्व किसका है? PB का। PB का। और ये कर्व किसका है? PA का। PA कितना होता है? PA नॉट काई A। PB कितना होता है? PB नॉट
काई बी। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? दोनों का वेरिएशन मैंने इंडिविजुअली दिखा दिया। सर मान लीजिए कि मुझे इस पर्टिकुलर मोल फ्रैक्शन पे, सपोज यहाँ काई ए की वैल्यू 0.8 है, काई बी की वैल्यू 0.2 है, इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में टोटल वेपर प्रेशर कितना होगा? बताओ कितना होगा इन टर्म्स ऑफ पी ए नॉट एंड पीबी नॉट? उत्तर बताओ बेटा कितना होगा इन टर्म्स ऑफ पी ए नॉट एंड पीबी नॉट? पॉइंट 8 पी ए नॉट प्लस 0.2 पीबी नॉट। बोलो गलत लिखा या सही लिखा? अरे कुछ तो बोलो। सही है, सही है, सही है। सही है। अगर न्यूमेरिकली पी ए नॉट और पीबी नॉट हमें पता हो तो वैल्यू पुट करो, आंसर पाओ। लेकिन हमें न्यूमेरिकली नहीं निकालना है, हमें इस मोल फ्रैक्शन के लिए इस ग्राफ में टोटल वेपर प्रेशर की वैल्यू कितनी होगी ये निकालना है ग्राफिकली। तो टोटल वेपर प्रेशर की जो वैल्यू लीनियर वेरिएशन होता है बेटा, वो कुछ ऐसा होता है। इस लाइन को इस लाइन से मिला दीजिए, थोड़ा सा ये ऐसे। तो ये जो लाइन मैंने बनाया ऊपर में, दिस लाइन शोज पीटी इक्वल्स टू पी ए नॉट काई ए प्लस पीबी नॉट काई बी। तो महक बताओ बेटा, इस पॉइंट पे, सपोज इस पॉइंट को मैंने नाम दिया पी पॉइंट, पी, इस पॉइंट पी पे बताओ महक टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में कितना होगा? So PA plus PB. पी ए नॉट प्लस 0.8 है ना बेटा? इस पॉइंट पे देखो ना मोल फ्रैक्शन कितना है ए का, 0.8 है। नहीं समझ रहे हो बेटे? इस पॉइंट पी पे मोल फ्रैक्शन कितना है ए का बताओ? 0.8 0.8 है। और बी में कितना है? 0.2 है। 0.2। तो 0.2. इस पॉइंट पे अगर मुझे टोटल वेपर प्रेशर निकालना है राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो फॉर्मूला तो यही होता है ना, पी ए नॉट काई ए प्लस पीबी नॉट काई बी। तो वैल्यू कितना आ रहा है? 0.8 पी ए नॉट प्लस 0.2 पीबी नॉट। ये न्यूमेरिकली आ रहा है। अगर हमें इस ग्राफ पे शो करना है कि ये वैल्यू कहाँ लाई करेगा, तो वो इस लाइन पे लाई करेगा और इसके कोरस्पॉन्डिंग टोटल वेपर प्रेशर ये होगा, ये वैल्यू, ये वैल्यू होगा। क्या अब मैं क्लियर हूं सबको? यस सर। Yes, sir. तो यहां से लेकर यहां तक की जो वैल्यू आ रही है प्रेशर की, दिस इज एक्चुअली जो तुमने कैलकुलेट किया ये वाला है। बोलो समझ में आया कि नहीं? सर अगर हम इसको बी के मतलब ऐसे लेके जाएं जैसे ए की तरफ लेके गए हैं तो फिर पीटी की वो आ जाएगी। हाँ यहाँ पर ला सकते हो, कहीं भी लाइन स्केच कर लो, आप कहीं भी कर सकते हो लाइन। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये इस कर्व को यहाँ टच किया, इसको यहाँ टच किया और इसको यहाँ टच किया। मैं नाम दे देता हूं इनको पी क्यू आर एस। ये जो लाइन है बेटा, वो इस लाइन को कहां टच कर रहा है? क्यू पॉइंट पे, इस लाइन को आर पॉइंट पे, ऊपर वाली लाइन को एस पॉइंट। अब इस लाइन को देख के बताओ कि टोटल वेपर प्रेशर की वैल्यू कितनी है? प्रेम, पीएस है ना, पीएस।
अरे पीएस का जो लेंथ है वही तो टोटल वेपर प्रेशर है बेटा, अभी तो तुमने कुछ सिखाया मैंने। आया ना, बोलो। हाँ सर, वो पी टोटल की वैल्यू होगी वहाँ पे। टोटल वेपर प्रेशर की वैल्यू कितनी होगी? ये पीएस लेंथ के बराबर होगी। तो ये पीएस लेंथ तुमने लिख दिया। इस पीएस लेंथ की वैल्यू ज्योमेट्रिकली कितनी होगी? पीक्यू या पीक्यू प्लस क्यूआर क्यूआर प्लस आरएस था, ठीक है, क्यूआर प्लस आरएस। आरएस। और पीक्यू प्लस क्यूआर क्या है? पीआर। लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ ना बोलो। टोटल वेपर प्रेशर की वैल्यू पीआर प्लस आरएस लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर। बोलो। यस सर। यस सर। ये वैल्यू हमने कैसे लिखा है? ज्योमेट्रिकली, क्योंकि हमें दिख रहा है ना, लाइन, हम लाइन पढ़ चुके हैं ज्योमेट्रिकल मैथमेटिक्स में। टोटल लेंथ इज द इंडिविजुअल सम ऑफ द लेंथ। नाउ ये मैथमेटिकली लिखा है। मैथमेटिकली, लेकिन राउल्स लॉ के हिसाब से कितना आना चाहिए पीएस की वैल्यू अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ? PS must be equals to 0.8 0.8 PA PA naught naught PA and naught 0.2 PB naught। PB naught 0.8 PA naught कौन है बेटा? PR। और 0.2 PB naught कौन है? PQ। लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ ना बोलो। किसी को भी परेशानी है दम खड़े से पूछो। अरे 0.8 PA naught बड़ा वैल्यू है तो ये बड़ा लेंथ हो गया, 0.2 PB naught छोटा वैल्यू है, ये छोटा लेंथ हो गया। और यही तो वेरिएशन है, यही दोनों स्लोप तो वेरिएशन है PA naught का और PB naught का। बोलो समझ में आया कि नहीं? यस सर। ओके, तो ये राउल्स लॉ से आया और ये मैथमेटिकली आया। क्या ये दोनों इक्वेशन सेम है ना? इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको 2 मान लो। दोनों इक्वेशन आपस में बराबर है कि नहीं? दोनों तो लेंथ बेटा पीएस का दे रहा है, दोनों में पीएस इक्वल टू ले रहे हो। यस सर। तो फ्रॉम 1 and 2 क्या आया? PR प्लस आर PQ इक्वल्स टू PR प्लस RS। PR कैंसिल, क्या आ गया? इक्वल PQ is equals to RS। मतलब अगर तुम्हें कभी भी बेटा ये ग्राफ दे देगा एग्जामिनर और बोलेगा व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस PQ, ये RS के बराबर होगा। वैसे तुमसे PQ नहीं पूछेगा क्योंकि तुम PQ तो मैथमेटिकली निकाल लोगे फ्रॉम राउल्स लॉ। तुमसे पूछेगा RS के बारे में। RS को तुम मैथमेटिकली निकाल नहीं सकते, तो RS की वैल्यू क्या होगी? PQ के बराबर होगी अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ। और PQ का लेंथ कितना है बेटा? 0.2 PB naught। तो मतलब समझ में आया मैं क्या डिराइव करना चाह रहा था? कि ग्राफ में ये लेंथ और ये लेंथ अगर आपसे पूछता है कि कितना होगा, तो हमने मैथमेटिकली और राउल्स लॉ से देखा ये लेंथ और ये लेंथ क्या होगा? इक्वल होगा। इक्वल होगा। वेरी गुड। आप लोग, और ये लाइन तुम कहीं भी स्केच कर सकते हो, कहीं भी। जल्दी छापो। कंप्यूटर में ये तो पढ़ाया होगा ना?
बेटे मिटा दूं क्या? Yes, sir. ओके सर फिगर नहीं मिटाना। ओके लिखो 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 कोई इशू नहीं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक। नाउ ये जो हमने सॉल्यूशन पढ़ा, अब हमें ये देखना है कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कितने होते हैं। दो टाइप के सॉल्यूशन ब्रॉडली देखा गया है, एक आइडियल सॉल्यूशन, दूसरा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। हमारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये जो सॉल्यूशन आपने टू टाइप्स का कहा, इस बिहाफ पे आप कैटेगराइज कर रहे हैं? Sir, Rawls law में. बिल्कुल। टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, पहला है आइडियल सॉल्यूशन, दूसरा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो बेटा वैसा सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को फॉलो करे एट ईच एंड एवरी कॉम्बिनेशंस ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट, मतलब हर मोल फ्रैक्शन पे राउल्स लॉ फॉलो हो रहा हो, तो वैसे सॉल्यूशंस को बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। लिखिएगा, सॉल्यूशन विच फॉलो राउल्स लॉ which follow
Raoult's law over the entire range of concentration. Entire range of concentration. Over the entire range of concentration. इसका मतलब कि जो सॉल्यूशन है, अगर उस सॉल्यूशन का हम ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर देखें, that will be equals to the vapor pressure calculated on behalf of Raoult's law. Raoult's law. क्योंकि जो आप वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का निकालोगे कैलकुलेट करके, वो कैसे निकालोगे? आपके पास तो एक ही लॉ है जिसको बोलते हैं राउल्ट्स लॉ। ऑब्जर्व क्या है? एक्सपेरिमेंटली एक्सपेरिमेंट करके जो वेपर प्रेशर आया, दैट इज ऑब्जर्व वेपर प्रेशर, हमने जो निकाला दैट इज बाय द हेल्प ऑफ राउल्ट्स लॉ, दैट इज राउल्ट्स लॉ कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर। और ये दोनों वैल्यू क्या होगी बेटा? सेम होगी। और आइडियल सॉल्यूशंस में enthalpy change of the mixture, volume change of the mixture gives energy change of the mixture and entropy change of the mixture क्या क्या होगा? तो एंथैल्पी चेंज जो होगा बेटा 0 होगा। एंथैल्पी में किसी तरह का चेंजेस अकर नहीं करेगा। वॉल्यूम चेंज क्या होगा? वॉल्यूम में मिक्सिंग क्या होगा? 0 डेल्टा जी मिक्सिंग will be less than 0, क्योंकि दो सॉल्यूशन को मिक्स किया है, स्पॉन्टेनियसली मिक्स कर दिया। और कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कब होता है? जब उसका गिब्स एनर्जी चेंज नेगेटिव होता है। डेल्टा एस मिक्सचर क्या होगा? मान लो ये दो सॉल्यूशन, ये दो चौक हैं, मान लेते हैं ये सॉल्यूशन ए है, ये सॉल्यूशन बी है, अभी अलग अलग है। जब मिक्स कर दोगे तो क्या तुम ढूंढ पाओगे कौन ए है कौन बी है? क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हो? क्योंकि उनकी रैंडमनेस बढ़ गई। जब अलग अलग थे तो रैंडमनेस कम थी, जब मिक्स किया तो रैंडमनेस बढ़ गई। तो डेल्टा एस मिक्सचर क्या होगा बेटा? ग्रेटर देन 0। तो गिब्स एनर्जी चेंज ऑफ द मिक्सचर विल बी लेस देन 0, entropy change will be more than 0, enthalpy change will be equals to 0, and volume mix change will be equals to 0. Next is non-ideal solution. Non-ideal solution. लिख लीजिए। Solution which do not follow Raoult's law. Do not follow Raoult's law. Such solutions are called non-ideal solution. और यहाँ पर वेपर प्रेशर ऑब्जर्व जो कि एक्सपेरिमेंटली निकाला अपन ने, और वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड जो आपने राउल्ट्स लॉ से निकाला है, दैट वोंट बी इक्वल नहीं होगा।
अगर इक्वल नहीं हुआ तो आप बोलोगे सर दो केसेस आएंगे सामने, पहला P कैलकुलेटेड मोर देन P ऑब्जर्व, और दूसरा P कैलकुलेटेड लेस देन P ऑब्जर्व। तो अगर P कैलकुलेटेड मोर देन P ऑब्जर्व होता है तो वैसे सॉल्यूशन को बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। और अगर ये P ऑब्जर्व P कैलकुलेटेड से ज्यादा है, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। तो पहला आ गया नेगेटिव डेविएशन, दूसरा है पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। So starting with negative deviated solution. Negatively deviated. तो हमने दो सॉल्यूशन मिक्स किया, एक सॉल्यूशन मिला। सपोज जो पहला सॉल्यूशन है उसमें एक ए मॉलिक्यूल मौजूद है, दूसरा जो सॉल्यूशन है उसमें बी मॉलिक्यूल है, और इन दोनों को मिक्स करने के बाद क्या बना, ए बी मॉलिक्यूल। दिस इज द सॉल्यूशन which is obtained when two volatile liquids are mixed together. When two liquids are basically mixed together, we get what? A solution which is A, B type. तो अगर ये solution negative है, तो on the behalf of interaction energy between AA, BB and AB, we can segregate it into negative deviation. कैसे segregate करेंगे सर? तो negative deviation में क्या होता है? इसमें A क्या है? क्या बेटा? इसमें A और B क्या है? इसमें A एक मॉलिक्यूल कोई होगा, solution A है, ये solution B है। solution A और solution B को मिक्स करके एक solution बना AB टाइप का। इसमें A माइनस माइनस नहीं है, ये कुछ मैंने बॉन्ड दिखा दिया, सपोज इसका बॉन्ड, वो बॉन्ड है। एक तरह का बॉन्ड दिखा दिया मैंने कि पहले A2 मॉलिक्यूल था और B2 मॉलिक्यूल था, B2 मॉलिक्यूल A2 मॉलिक्यूल दोनों को मिक्स किया, क्या बन गया अपने पास, AB मॉलिक्यूल बन गया। तो बेटा अगर नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन होगा तो ए बी इंटरेक्शन एनर्जी या बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा ए इंटरेक्शन से बी इंटरेक्शन से। ये बात समझ में आया या नहीं आया बताओ? मतलब जो सॉल्यूशन बना उसका इंटरेक्शन ज्यादा है एज कंपेयर टू ए इंटरेक्शन, बी इंटरेक्शन। मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है। हाँ, प्रैक्टिकली सोचो, मैं आपको समझा रहा हूं। वेपर प्रेशर के बारे में मैंने तुम्हें पढ़ाया था स्टार्टिंग में, कहा था
vapor pressure directly proportional to temperature and inversely proportional to intermolecular force of attraction. तो अगर कोई सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है, इसका मतलब कि उसका जो ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर वो कम है। तो किसी सॉल्यूशन का किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर कम होता है तब जब उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। नाउ आई थिंक आई एम क्लियर। यस सर। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूशन में बढ़ गया इंडिविजुअल सॉल्यूशन के अपेक्षा, तब तो उसका वेपर प्रेशर कम हो गया फाइनली। यस और नो? चलिए, जब ये समझ में आ गया तो आगे हम बढ़े। लेट्स टॉक अबाउट डेल्टा वी मिक्सिंग। क्या होगा नेगेटिव डेविएशन का? इट विल बी लेस देन कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि AB के पहले देखो A2 ऐसा था, B2 ऐसा था, AB जो बना वो एकदम चिपक गया क्योंकि उनके बीच में इंटरेक्शन एनर्जी ज्यादा है। तो जब ज्यादा इंटरेक्शन एनर्जी होगी तो वॉल्यूम फाइनली कम हो गया, फाइनल वॉल्यूम सॉल्यूशन का कम हो गया इनिशियल वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में। तो हम अगर वॉल्यूम चेंज निकालें तो दैट विल बी फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो वैल्यू कितनी आएगी? फाइनल माइनस इनिशियल विल बी लेस देन 0। क्यों लेस देन 0? क्योंकि फाइनली जो मॉलिक्यूल है वो ज्यादा चिपक रहा है, चिपकेगा तो वॉल्यूम तो कम होनी है। और विल बी एंथैल्पी चेंज? इसमें सर हाँ बेटा, सर प्राची का डिस्क वो फिर से कनेक्ट कर दीजिए, आप से एडमिट कर दीजिए। ठीक है। तो ये डेल्टा वी मिक्सिंग तो हमने निकाल लिया, लेस देन 0 है। डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगा? एंथैल्पी चेंज को क्या पढ़ाया था? बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। याद आया? तो बॉन्ड एनर्जी रिएक्टेंट का, रिएक्टेंट ये है, प्रोडक्ट ये है, तो रिएक्टेंट की बॉन्ड एनर्जी कम है प्रोडक्ट के बॉन्ड एनर्जी से, तो वैल्यू क्या आएगी? लेस देन 0। ये समझ में आया? आ गया। अरे एंथैल्पी चेंज क्या पढ़ाया था? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। रिएक्टेंट कौन है? ये वाला, ये वाला। प्रोडक्ट कौन है? ये वाला। तो रिएक्टेंट की एनर्जी तो कम है ना प्रोडक्ट की एनर्जी से, तो कम माइनस ज्यादा क्या आएगा वैल्यू? नेगेटिव। ओके, डेल्टा जी मिक्सिंग क्या होगा? लेस देन 0, क्योंकि सॉल्यूशन जो है हम मिक्स कर रहे हैं, अपने आप सॉल्यूशन बन जा रहा है, मिक्स हो जा रहा है, मतलब प्रोसेस क्या है? स्पॉन्टेनियस। एंट्रोपी चेंज क्या होगा बेटा? मोर देन 0, ग्रेटर देन 0। क्योंकि स्पॉन्टेनियस मतलब दो सॉल्यूशन को मिक्स करोगे तो रैंडमनेस तो निश्चित तौर पे बढ़नी ही बढ़नी है। एग्जाम्पल लिख लो नेगेटिव डेविएशन का। क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन पहला, दूसरा एसीटोन प्लस एनिलीन, तीसरा HCl प्लस वाटर, चौथा नाइट्रिक एसिड प्लस पानी, पांचवा क्लोरोफॉर्म प्लस डाइइथाइल ईथर, डाइइथाइल ईथर। छठे
नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन का ग्राफ कैसा होगा बेटा? तो पहले आप ए और बी का बना लो। दिस इज द ग्राफ फॉर आइडियल सॉल्यूशन जो अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। और अगर ये नेगेटिव डेविएशन होगा तो ये टोटल वेपर प्रेशर था बेटा, जो कि कैलकुलेटेड है, जो हमने राउल्ट लॉ से निकाला था। तो जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू आएगी वो क्या होगी? मैं कम हो गया। कम होगी। तो इस चौक से मैं जो दिखा रहा हूं आपको वो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है। इसमें भी ऑब्जर्व क्या होगा? कम होगा। इसमें भी ऑब्जर्व क्या होगा? कम। कम होगा। ओवरऑल वैल्यू जो होगी वो जो डॉटेड लाइन से मैंने दिखाया है आपको, दैट विल बी द ऑब्जर्व्ड वैल्यू। जल्दी छापिए। क्या अब हम शुरू कर सकते हैं पॉजिटिव डेविएशन बेटा? Yes, sir. उत्कर्ष अपना माइक म्यूट कर ले। पॉजिटिव डेविएशन। इसी तरह हमने एक सॉल्यूशन लिया ए, उसको मिक्स किया बी में, सॉल्यूशन मिलके बना ए बी। तो ये सॉल्यूशन पॉजिटिवली डेविएटेड तब होगा जब इंटरैक्शन एनर्जी ए बी का कम होगा ए कॉमा बी इंटरैक्शन एनर्जी से। और अगर ऐसा है तो डेल्टा बी मिक्सिंग कितना होगा? मोर देन 0। डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगा? मोर देन 0। डेल्टा जी मिक्सिंग हमेशा सबके लिए नेगेटिव होता है और डेल्टा एस मिक्सिंग हमेशा सबके लिए पॉजिटिव होता है। ये दोनों डज नॉट चेंज। ये फिक्स है बेटा, चेंज कभी नहीं करेगा। इसके एग्जांपल्स लिख लो। एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड। दूसरा एग्जांपल एसीटोन प्लस इथेनॉल। तीसरा एसीटोन प्लस बेंजीन। मिथेनॉल प्लस पानी। एंड लास्ट वन इज इथेनॉल
प्लस पानी। इसका ग्राफ कैसा होगा? तो मैंने लिखवाया था ना कि ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्या होगी कैलकुलेटेड से, बोलो। ज्यादा होगी। ज्यादा होगी बेटा। तो ग्राफ नीचे ना जाके कहाँ जाएगा? आइडियल ऊपर। से ऊपर जाएगा। ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। Next topic is azeotropic mixture. Azeotropic mixture. Azeotropic mixture को आप constant boiling mixture भी बोलते हैं। बेटा ये एजियोट्रोपिक मिक्सचर जो होता है ये एक तरह का प्योर मिक्सचर की तरह बिहेवियर शो करता है, प्योर कंपोनेंट की तरह बिहेवियर शो करता है। और इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो एक यूनिक वैल्यू होती है। सर ये क्या बोल दिया आपने, बिल्कुल समझ में नहीं आया। सपोज हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखा रहा था A2 मॉलिक्यूल B2 मॉलिक्यूल दोनों को मिक्स करके AB मॉलिक्यूल सॉल्यूशन बनाया। तो जो A2 मॉलिक्यूल का सॉल्यूशन हमने शुरू में लिया था, सपोज इसका बॉइलिंग पॉइंट 350 केल्विन है, और जो B2 मॉलिक्यूल लिया उसका बॉइलिंग पॉइंट 300 केल्विन है। मतलब ये जो दोनों प्योर कंपोनेंट्स हैं इन दोनों की बॉइलिंग पॉइंट क्या है बेटा? डिफरेंट है। जब हमने इन दोनों को मिक्स किया, मिक्स करने के बाद हमें यह समझ में आया कि जो एक नया सॉल्यूशन बना है उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ना 350 केल्विन है ना ही 300 केल्विन है। इन दोनों वैल्यू से डिफरेंट वैल्यू है। सपोज इट्स 330 केल्विन और सपोज इट्स 360 केल्विन और सपोज इट्स 280 केल्विन। तो जो सॉल्यूशन बन रहा है उसका बॉइलिंग पॉइंट अगर कोई यूनिक वैल्यू अटेन कर रहा है, ऐसा नहीं कि दो डिफरेंट वैल्यू हो रही है, 350 वाला भी है सॉल्यूशन, 300 वाला भी सॉल्यूशन है, तो ऐसा नहीं कि जो मिक्सचर बना वो 300 पे भी बॉईल करेगा और 350 पे भी बॉईल करेगा। That the mixture obtained by mixing A2 and B2 will boil, if boiled at a particular temperature only, then such type of solution is called azeotropic mixture, or we can say it is a constant boiling mixture। मतलब एक particular constant temperature पे ही boil करेगा
किसी दूसरे टेम्परेचर पे बॉईल नहीं करेगा। मतलब ये A2 मॉलिक्यूल था, B2 मॉलिक्यूल था, दोनों का बॉइलिंग टेम्परेचर डिफरेंट था। दोनों को जब मिक्स किया तो दोनों का जो डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट था अब कितना हो गया, सेम हो गया। मतलब ये जो दोनों कंपोनेंट पहले अलग अलग थे, सॉल्यूशन में कैसा हो गए, सिंगल कंपोनेंट हो गया। मतलब जो एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर होता है उसमें दो डिफरेंट कंपोनेंट्स एक सिंगल कंपोनेंट की तरह बिहेवियर शो करते हैं। बोलो समझ में आया या नहीं आया? Yes. लिख Yes, लीजिए sir. फिर इसको। ओके लिखिए। This type of liquid mixture, this type of liquid mixture having a definite composition, having a definite composition and it boils like a pure liquid, and it boils like a pure liquid, full stop। क्या आप एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग अलग कर पाएंगे? नो सर। नो सर। सेपरेट नहीं कर पाएंगे बिकॉज एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, सिंगल है, राइट। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम उनको अलग करते हैं जिनमें डिफरेंट डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स होता है। वैसे सॉल्यूशंस में जैसे कि क्रूड ऑयल होता है, इस टेम्परेचर पे हीट किया तो पेट्रोल मिलेगा, उस पे किया तो केरोसिन मिलेगा, उस पे किया तो कोलतान मिलेगा एंड सो ऑन। बट यहाँ पर जो सॉल्यूशन मिल रहा है एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर, उसका बॉइलिंग पॉइंट सिंगल है, हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं कर सकते। लिखिएगा, एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय fractional distillation. Isotropic mixture can't be separated by fractional distillation. तो आप बोलोगे सर इसको क्या सेपरेट कर सकते हैं? मैं बोलूंगा हाँ कर सकते हैं, लेकिन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज नॉट द मेथड टू सेपरेट द कंपोनेंट। इंस्टेड वी यूज एज़ोट्रॉपिक डिस्टिलेशन, और वो एज़ोट्रॉपिक डिस्टिलेशन बेटा तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। वो हम अगर हम जेई का प्रिपरेशन कर रहे होते तो आपको पढ़ाते। तो मेडिकल में हमें एज़ोट्रॉपिक डिस्टिलेशन बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। बस लिख लीजिए, एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड बाय एज़ोट्रॉपिक डिस्टिलेशन। सर एक बार रिपीट करना। Azeotropic mixtures can be separated by azeotropic mixtures can be separated by azeotropy distillation. Azeotropy distillation. ये जो एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर होता है बेटा दो टाइप का होता है। पहली बात ये कि एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर कौन बनाएगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ध्यान रखना ये बात, द नॉन आइडियल सॉल्यूशन forms types of azeotropic mixture. पहला क्या है, मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स,
और दूसरा है मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप। पहले देखिए मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप। बेटा ये मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स का मतलब क्या है, किस टाइप के सॉल्यूशन से बना है? तो आप बोलेंगे सर नॉन आइडियल सॉल्यूशन से बना है। मैं पूछूंगा नॉन आइडियल में भी दो टाइप होता है, एक Sir, नेगेटिव negative डेविएशन एक पॉजिटिव deviation. डेविएशन। तो ये मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप किससे बना होगा? नेगेटिव डेविएशन। Sir, negative deviation से. बिल्कुल सही जवाब, नेगेटिव Negative डेविएशन से deviation. मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप बनता है। आप सोचेंगे अरे सर नेगेटिव डेविएशन से ये मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप क्यों बनेगा? नाम क्या लिखा है? मैक्सिमम बॉइलिंग, मतलब बॉइलिंग पॉइंट मस्ट बी मैक्सिमम, और बॉइलिंग पॉइंट किसी भी सॉल्यूशन का मैक्सिमम तब होता है जब वेपर प्रेशर मिनिमम होता है। और मिनिमम वेपर प्रेशर किस टाइप के नॉन आइडियल सॉल्यूशन में मिलेगा? नेगेटिव डेविएशन में मिलेगा, क्योंकि ये वो ग्राफ नीचे की ओर चला जाता है। तो नेगेटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कम होता है, ऑब्जर्व, दैट्स व्हाई वहां पर हमें क्या मिलता है? मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स। लिखिएगा, these solutions are formed by these solutions are formed by solution with negative deviation, formed by solution with negative deviation, solution with negative deviation under azeotropic condition, solution with negative deviation under azeotropic condition. Example इसका aqueous 68% by mass strength of HNO3, 68% W by W HNO3 जो होता है वो मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप की तरह बिहेव करता है। दूसरा एग्जांपल aqueous 20.3% W by W HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, next is minimum boiling azeotrops, the last topic for today. These solutions are formed by solutions showing positive deviation. Positive deviation. Solutions showing positive deviation. Example 95.37% W by W aqueous ethanol, और दूसरा एग्जांपल ये पहला 71.7% W by W
aqueous propanol solution. बेटे अगर गौर से देखो तो इन दोनों कंडीशंस में पानी कैसा बिहेव कर रहा है, सल्यूट या सॉल्वेंट? सॉल्वेंट। सल्यूट कर रहा है ना, तो सल्यूट कर रहा है ज्यादा है ये। पानी कम है। वाटर इज बिहेविंग एज सल्यूट। अरे भाई 95.37 ग्राम इथेनॉल है 100 ग्राम के सोल्यूशन में, एक्वस सोल्यूशन में, मतलब 3 पॉइंट समथिंग कौन है? वाटर। तो वाटर का अमाउंट कम है और जब फेज सेम होता है तो हम कहते हैं कि जिसका अमाउंट कम वो सल्यूट है, तो वाटर विल बी बिहेविंग एज सल्यूट हियर। लिख लीजिए सभी कोई।